आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड मेथड फॉर वेक्टर एडिशन विच इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी ग्राफिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। तो सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है वो एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। मान लो कि देयर आर 2 और मोर वेक्टर्स, जैसे मान लो 3 वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। ठीक है, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है ग्राफिकली। तो रूल इज दिस कि वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कुछ इस तरह से किया जाता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल हो, सेकेंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर का टेल हो, थर्ड वेक्टर के हेड पे फोर्थ वेक्टर का टेल हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टेप 1 इज शिफ्टिंग। ठीक है, तो शिफ्टिंग में हम लोग ऐसा करते हैं कि शिफ्ट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर on head of first vector. Similarly, shift tail of third vector on head of second vector. ठीक है, similarly shift tail of fourth vector on head of third vector and so on. ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो शिफ्टिंग ऐसे होगा। पहले मान लो वेक्टर ए यहाँ पे है, बी वेक्टर को कुछ इस तरह से शिफ्ट करो कि बी वेक्टर का टेल वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर जाए। मतलब बी को यहाँ लेके चले आओ सच डैट कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर जाए। अब क्या करो, वेक्टर सी को पैरेलली ट्रांसलेट करो सच डैट कि वेक्टर सी का टेल वेक्टर बी के हेड से कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों को ऐड करना था। तो पहले हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए? शिफ्टिंग का। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से समझो कि मान लिए कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे 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 यहाँ पहुँच जा रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर सी के हेड तक होना चाहिए। ठीक है, दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वही इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब इन तीनों वेक्टर का वेक्टर सम है। ठीक है, तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो रिजल्टेंट को कभी कभी आर वेक्टर लिखते हैं एंड आर वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो ग्राफिकली वेक्टर एडिशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज शिफ्टिंग। सेकेंड स्टेप क्या होगा वो समझो। स्टेप 2 में रिजल्टेंट मतलब वेक्टर सम, रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ? वेक्टर सम starts from tail of first vector and terminates at head of last vector। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आर है, फर्स्ट वेक्टर ए है और लास्ट वेक्टर सी है। तो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड के तरफ है। ठीक है, एक और चीज़ ऑब्जर्व करो कि अल्टीमेटली दिस फिगर इज ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब 3 वेक्टर को ऐड करना था तो क्वाड्रिलेटरल मिला। अगर 4 वेक्टर को ऐड करना पड़े तो इट मे बी ए पेंटागन।
अगर 5 वेक्टर को ऐड करना पड़े तो इट मे बी ए हेक्सागन। तो इसलिए कभी कभी ग्राफिकल मेथड को हम लोग पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को कभी कभी हम लोग पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। फिर से, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करना है तो क्या करना है, तो पहले शिफ्टिंग करो। शिफ्टिंग इस तरह से करना है कि सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लाई करे, थर्ड वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर के हेड पे लाई करे, एंड सो ऑन। और रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से, और टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, तो लास्ट वेक्टर के हेड तक। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं तो और आइडिया क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो कि 2 वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, और ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है राइट साइड में, और एक दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, और इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है ग्राफिकली। तो हम लोग शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि पहले वेक्टर ए को दोबारा बना लिए, अब वेक्टर बी को शिफ्ट करो। वेक्टर बी को इस तरह से शिफ्ट करो कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिए। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ शुरू होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से, मतलब वेक्टर ए के टेल से, और टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, तो लास्ट वेक्टर के हेड पे, मतलब वेक्टर बी के हेड पे। ठीक है, तो हम लोग रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो रेड कलर से रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर आर, एंड ऑब्वियसली दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर पूछा जाए कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 7 मीटर नहीं होगा, क्या होगा, 5 मीटर। वेक्टर एडिशन डज नॉट फॉलो ऑर्डिनरी अलजेब्रा, इसी तो वेक्टर का अलग रूल है। कुछ ऐसे समझो कि इस साइड में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 7 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम रख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 5 मीटर। यहाँ पे कि ध्यान दो, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 मीटर। वेक्टर आर एक्चुअल में है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, अगर तुमसे पूछ दिया जाए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, नो, नो, आंसर इज नो, ये गलत। ठीक, मतलब वेक्टर एडिशन रूल जो होता है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए डिफरेंट रूल होते हैं। ठीक है, 4 + 3 की जरूरत कितना मिलेगा, 7, लेकिन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। तो वेक्टर एडिशन रूल डे नॉट फॉलो ऑर्डिनरी अलजेब्रा, उसके लिए अलग लॉ ही है। ठीक है, ये चीज, इसलिए तो वेक्टर अलग से पढ़ रहे हैं। अगर सब रूल सेम ही होता तो वेक्टर अलग से पढ़ते क्यों। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि ये अल्टीमेटली एक ट्रायंगल बना दिए, ये बनाया क्या, ट्रायंगल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक, तो अगर हम 4 और 3 को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो थर्ड साइड के लेंथ के बराबर तो नहीं होगा, उसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो थर्ड साइड का जो लेंथ है वो बाकी 2 साइड के सम से क्या होना चाहिए, कम होना। ठीक है, तो इस रीजन से भी जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऐसा है कि देयर आर 3 वेक्टर, वेक्टर ए 5 मीटर, वेक्टर बी 2 मीटर, और वेक्टर सी 3 मीटर। ठीक, तीनों को ऐड करना है, क्या होगा, तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। देखो क्यों, पहले वेक्टर ए को रीड्रॉ कर ली, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। अब वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के टेल को रख दी, ऐसे हो गया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर। फिर वेक्टर बी के
हेड पे वेक्टर सी का टेल रख दिए, ठीक है, और इसका वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 3 मीटर। 2 + 3 5 होना चाहिए, और इधर से कितना था 5। तो फर्स्ट वेक्टर ए है, वेक्टर ए का टेल यहाँ पे है, लास्ट वेक्टर सी है, वेक्टर सी का हेड भी वहीं पे है। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड करिए, तो तीनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा 0। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई आदमी इधर से चला फिर लौट के वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक, अगर तुमसे पूछा जाए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, 0 वेक्टर है। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है 0। ठीक है, और अगर बोल दे कि क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 10, लेकिन वेक्टर एडिशन में यहाँ पे क्या मिल रहा है 0। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। बताना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, क्यों 0 होगा? क्योंकि बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। इसे सबका सम क्या होगा 0। मतलब अगर कोई पॉलीगन बने और सब वेक्टर एक ही सेंस में हो, मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम जा रहे हैं तो सारा वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही है, तो सबका जो सम होगा वेक्टर सम होगा क्या होगा 0। ठीक, इस बार रैंडम दिया हुआ है, कुछ वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ वेक्टर क्लॉकवाइज सेंस में। करना कुछ नहीं है, कहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, कहीं से स्टार्ट करो। चलो हम यहाँ से स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट करके ए पे ही आ जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं, ठीक है, जो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिलेगा उसको पॉजिटिव लो, और जो क्लॉकवाइज सेंस में मिलेगा उसको नेगेटिव लो, और सबका सम इक्वल टू 0 कर दो। तो पहले वेक्टर ए लिखो, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, फिर वेक्टर बी लिखो, एंटी क्लॉकवाइज में है, वेक्टर सी उल्टा है तो माइनस वेक्टर सी, फिर वेक्टर डी एंटी क्लॉकवाइज है प्लस डी, वेक्टर डी उल्टा है माइनस वेक्टर डी इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज दिमाग में, मतलब कोई पॉलीगन दिया है उसमें बहुत सारे वेक्टर, तो किसी सेंस में घूम जाओ, जिस सेंस में घूम रहे हो उस साइड में जितना भी वेक्टर होगा उसको पॉजिटिव ले लो, और उल्टा में जो आ रहा है उसको क्या ले लो नेगेटिव, और सबका सम क्या कर दो 0 कर दो। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और वेक्टर बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई को ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप तो दिमाग है ये बता दें। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर, बाकी का कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉलीगन है, पॉलीगन में जितना भी वेक्टर होगा सबका वेक्टर सम क्या होगा 0 होगा, डायरेक्ट नहीं, मतलब विद प्रॉपर साइन के साथ। तो किसी सेंस में घूम जाओ, चलो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम गए। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर डी इक्वल टू क्या होगा 0 वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर डी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए d माइनस सी प्लस डी माइनस सी, यही चाहिए ना, तो एक उधर लिख रहे हैं, तो b माइनस सी प्लस डी माइनस सी इज माइनस ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर d माइनस वेक्टर e का मैग्नीट्यूड होगा माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, और माइनस वेक्टर ए लो या वेक्टर ए लो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 मीटर, तो एक आंसर आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3 मीटर। इसको ड्रॉ भी करना है, किसको ड्रॉ करना है b माइनस सी प्लस डी माइनस सी का, इसको ड्रॉ करना है, और b माइनस सी प्लस डी माइनस सी है क्या माइनस वेक्टर ए, मतलब
बी माइनस सी प्लस डी माइनस सी कुछ नहीं, माइनस वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए पता है तो माइनस वेक्टर ए पता है। माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि माइनस ए वेक्टर इधर होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 मीटर, और माइनस ए वेक्टर ही बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई है। ठीक है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड समझ में आएगी, कुछ है नहीं इसमें। ग्राफिकल मेथड में दो चीज़ है। पहला चीज़ तो मेथड क्या है, तो उस मेथड में क्या है, बेसिकली शिफ्टिंग। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी अगर पॉलीगन रहे और पॉलीगन में बहुत सारा वेक्टर्स, तो अल्टीमेटली विथ प्रॉपर चॉइस ऑफ प्लस माइनस साइन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये दो चीज़ दिमाग में रखना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो वेक्टर ऐड करेंगे। एनालिटिकल मेथड से एक साथ कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, n नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितना ही वेक्टर मिल जाए। ग्राफिकल मेथड से भी बहुत सारे वेक्टर को एक साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन ट्रायंगल लॉ से एक बार में सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड कर पाएंगे। दो वेक्टर अगर दिया रहे तो दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होगा कि एक वेक्टर के हेड पे नेक्स्ट वेक्टर को टेल कर देंगे। ठीक है, और जो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और सेकेंड वेक्टर के हेड पे जाएगा। अल्टीमेटली जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रायंगल। इस चीज का नाम है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम ट्रायंगल लिखे, तुम लोग ट्रायंगल ही लिखे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दो वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट होगा, वेक्टर बी के हेड तक जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, मीनिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या वो एंगल ये वाला होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या ये वाला एंगल होगा? नहीं सर, पता है दोनों का टेल एक दिया पे होना चाहिए, तो वेक्टर ए को प्रोड्यूस कर दो। तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, यहीं पे रहने दे रहे, बस इसके लाइन को प्रोड्यूस कर दी। तो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, किस एंगल का नाम दे दी, थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है यहाँ पे वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो दिस इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इन जनरल हो सकता है बराबर तब जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में। अगर दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो जाए तो वेक्टर ए आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। उस केस में एक स्ट्रेट लाइन होगी, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। प्रूव करेंगे इसको। और वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच के एंगल मान लो अल्फा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक, यहाँ अल्फा है एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्कूल एग्जाम में तो स्टेटमेंट आएगा, स्टेट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर या सेम सेंस, then the third side in opposite sense represents their resultant। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल में ऐसे घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ए और बी सेम सेंस में और आर क्या है, अपोजिट सेंस में। जो दो सेम सेंस में है उसका सम एक कौन है, जो अपोजिट सेंस में है वो। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हुआ, स्टेटमेंट लिखी लो। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हेडिंग देने के बाद में पहले स्टेटमेंट लिखी। तो स्टेटमेंट ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड
represented in magnitude and direction by two sides of a triangle by two sides of a triangle, by two sides of a triangle taken in same order, by two sides of a triangle taken in same order या same sense, ORDER, same sense या same order, then the third side in opposite order या opposite sense, then the third side in opposite sense represents the magnitude and direction of their resultant. Represents the magnitude and direction of their resultant. Represents the magnitude and direction. Magnitude and direction of their resultant. इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद ये सब रिजल्ट हुआ। यहाँ पे थीटा क्या है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आर, या फिर आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक। अब प्रूव करते हैं। इधर वेक्टर बी, ये है रिजल्टिंग, इसको प्रोड्यूस करना, ए को प्रोड्यूस करना, दिस एंगल इज थीटा, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है। कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल, ठीक। देखो बी से डी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, बी बी डी जो लेंथ है वो क्या है? वेक्टर बी क्या मैग्नीट्यूड, एंड दिस एंगल इज थीटा। हम लोग कंपोनेंट से जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर बी है तो उसका इस साइड में कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। तो बीसी का जो लेंथ होगा वो बोल सकते हैं बी कॉस थीटा। सिमिलरली जो लेंथ डीसी होगा वो क्या होगा? बी साइन थीटा, ठीक। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ACD। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज AD, बेस इज AC, परपेंडिकुलर इज CD, ठीक। AC इज AB प्लस BC, ठीक है। CD तो CD। अब AB का लेंथ वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जिसको सिर्फ A लिख सकते हैं। BC का लेंथ क्या है? B cos थीटा का होल स्क्वायर, और CD का लेंथ क्या है? B sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को एक साथ ले आओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कॉमन निकालिए B स्क्वायर, अंदर क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो AD स्क्वायर मिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और AD है क्या? वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। AD स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं R स्क्वायर, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। R क्या होगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। अब हम लोग को बताना है कि एंगल क्या होगा, ठीक है। तो वेक्टर R और वेक्टर A के बीच का एंगल अल्फा है, अल्फा बताना है। वंस अगेन ट्रायंगल ACD में, और ट्रायंगल ACD में हम लोग लिख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज CD और बेस इज AC। तो परपेंडिकुलर CD है क्या? B sin थीटा, और बेस है AC इज AB प्लस BC। बेस इज AC क्या होगा? AB प्लस BC। एक बार लिख देते हैं,
CD तो CD है और AC को क्या लिखोगे AB प्लस BC। तो बोल सकते हैं tan alpha is CD is B sin theta, AB is A और BC is B cos theta। प्रूव होगी, ठीक। तो आसान प्रूव है, कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है और एक थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग कर क्या नहीं वो समझिए। हम लोग ऐसे किए, वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिए, वेक्टर बी को शिफ्ट किए, इस तरह से शिफ्ट किए कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। और वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो फिगर बना हुआ क्या बन गया, पैरेललोग्राम, ठीक है। यही है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ बिना मतलब का कोई लॉ है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ का वो बिगड़ा हुआ रूप है पैरेललोग्राम लॉ। डिफरेंस बस यही है कि ट्रायंगल लॉ में जो दो वेक्टर होता था जिसको ऐड करते थे, उसमें एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल होता था, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दो वेक्टर का टेल एक साथ। अगर दो वेक्टर का टेल एक साथ रहे तो यूज पैरेललोग्राम लॉ, और एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल हो तो यूज ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल थीटा ऐसा होगा, आर और ए के बीच के एंगल क्या होगा अल्फा, और आर और बी के बीच के एंगल मानिए बीटा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ का ही बिगड़ा हुआ रूप है तो सारा कुछ एप्लीकेबल है, सारा कुछ एप्लीकेबल है। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर इन जनरल नहीं होगा। हो सकता है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हो एक ही साइड, ठीक है, ऐसे नहीं। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा √a² + b² + 2ab cos θ, और रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच के एंगल अल्फा है तो tan अल्फा इज b sin θ / a + b cos θ। अगर बीटा भी बताना है, बीटा क्या है वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच के एंगल, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर अल्फा पता है थीटा पता है तो बीटा निकल गया। कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज थीटा, तो बीटा निकल जाएगा यहाँ से। वैसे हाँ, वैसे एक और चीज है कि अगर tan अल्फा बता रहे हैं तो tan बीटा भी बता सकते हैं। tan बीटा के लिए कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में एक जगह पे b लिख दो और b जगह पे a लिख दो, ठीक है। एक जगह पे b लिख दो, b की जगह पे मतलब a sin θ अपॉन b प्लस a cos θ, ठीक है। वैसे tan अल्फा से अल्फा निकल गया तो बीटा के लिए वो यूज करने की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा थीटा। अब स्टेटमेंट में ऐसा है कि यहाँ पे दो वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर है, दो वेक्टर क्या है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल का मतलब जानते हो, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है कोइनिशियल है, तो सीधा मनाली पहुंचिए, पार्टी वाला मूड में लगे अभी डिस्को चलते हैं। यहाँ बोकारो में थोड़ा मिस करते हैं सर, नाइट लाइफ मतलब ऐसा होना चाहिए, हाँ वही चीज है। हाँ तुम लोग का एज नहीं है, कुछ नहीं देगा डिस्को, 18 साल के बाद अलाउ करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, डिमोलाइज नहीं कर रहे, कोई नहीं, 2 साल बाद चल जाओगे कॉलेज जब जाओगे तो उसके बाद जाना, ठीक है। फिर ऐसा देखो, ऐसा है कि यहाँ पे क्या है तो वेक्टर है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे। दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों कैसा वेक्टर है कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। और दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज आल्सो ए कोइनिशियल वेक्टर which is represented by diagonal of the parallelogram, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकता है, if two co-initial vectors are represented in magnitude and direction by 2 adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by a co-initial vector which is diagonal of the
पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो लिखा जाए कि इफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स are represented in magnitude and direction. If two coinitial vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by diagonal of the parallelogram. Then their resultant is represented by diagonal of the parallelogram. Resultant is also a coinitial vector. Resultant is also a coinitial vector. Resultant is also a coinitial vector. ठीक है, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी कोइनिशियल है, रिजल्टेंट क्या है, ए और बी के साथ कोइनिशियल। ठीक है, क्योंकि डायगोनल तो दो होता है, डायगोनल क्या होता है, दो। तो कंफ्यूज कर जाइएगा। अगर मान लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी यहाँ पे है, तो रिजल्टेंट कोई बच्चा इधर बना देगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होना है, वो भी कोइनिशियल ही रहना है। ठीक है, ए और बी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से रिजल्टेंट स्टार्ट होना चाहिए, मतलब वहाँ से जो डायगोनल जा रहा है उसी डायगोनल के लॉन्ग क्या होगा, रिजल्टेंट।